नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 24/7। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शहर के प्रथम नागरिक मेयर रामपाल जी। स्वागत है मेयर रामपाल जी आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, रामपाल जी, काफ़ी संजीदा विषय रहे हैं। पूरे आपका 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है। जी। उन सारे विषयों को देखते हुए, आपके कार्यकाल को देखते हुए, हमने कल हमने एक लाइव भी किया था, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या रही इस शहर की, वो रही इस कूड़े के निस्तारण को लेके। बिल्कुल। और एक अहम कदम जो हमने कल देखा, आपने निगम ने उठाया है, आपके प्रयास उस ओर रहे। एक अच्छा इनिशिएटिव था, एक अच्छा प्रयास था निगम का। उस बारे में कुछ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बताना। देखिए, जिस समय मैं मेयर चुन के आया था, उस समय एक कूड़े का पहाड़ हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और हम लोग कह के भी आए थे कि मैं इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करूंगा, इसे हम समाप्त करेंगे। ये मैंने एक वादा भी किया था, ये मेरे चुनावी घोषणा पत्र में भी था। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने इसमें कार्रवाई शुरू की। हमने ट्रॉमल प्लांट लगाया और ट्रॉमल प्लांट की वजह से मैं आज आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 80% कूड़ा हम उस कूड़े के पहाड़ से हम लोग खत्म कर चुके हैं आज की तारीख में। लेकिन क्योंकि वो जनरेशन कूड़े का डेली का है, आपकी हमारी छुट्टी हो सकती है लेकिन कूड़े की कभी छुट्टी नहीं उड़ती होती, नहीं घर से होती। निकलता ही है। इसलिए गीले और सूखे का हमने प्रयास किया कि इसको अलग अलग दो फॉर्म में हम बांटें, कि अगर इसका सेग्रीगेशन हो जाएगा और अगर ये गीला और सूखा अलग हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सीवीजी प्लांट लगवाया है। और सीवीजी प्लांट से जो गीले कचरा निकलेगा हमारे घरों से, इस गीले कचरे से हम लोग कुकिंग गैस और फ्यूल के तौर पे हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे उत्तराखंड का पहला नगर निगम है और नॉर्थ इंडिया का ये पहला नगर निगम है, यूपी में भी कहीं नहीं है, जहां हम सीबीजी प्लांट की स्थापना की है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास संसाधन सीमित थे, इसलिए हमने जीरो इन्वेस्टमेंट पे ये प्लांट लगवाया। हाँ, ये पीपीपी मॉडल पे गया है। इसको हम लोग पीपीपी मॉडल कह जरूर रहे हैं, लेकिन पीपी मॉडल भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने जो लैंड दी है उसका हम किराया लेते हैं उनसे। हम्म। हमने सिर्फ बाउंड्री वॉल करने के अलावा, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी थी तो बाउंड्री हमने करनी करनी थी, जी। तो हमने बाउंड्री वॉल की है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में हमने 6 एकड़ जमीन उनको दी है, 4 अपने पास रखी है। और उस 4 एकड़ 6 एकड़ का भी हम लोग किराया लेते हैं उनसे। और ये पहला प्लांट ऐसा होगा जो जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। 10 टीपीडी का स्टार्ट हो गया है, आपने खुद ही देखा है आपने। मैं और दर्शकों 50 को यहाँ पे टीपीडी बताऊंगा। का मार्च में अभी हम लोग। हाँ, उसका कार्य भी प्रगति पे था, ऑलमोस्ट वो रेडी स्टेज पे जी। था। मैं थोड़ा दर्शकों को भी ये बताऊंगा कि जिस सूखे और गीले कचरे की बात करी जा रही है, अ, गीला कचरा बेसिकली हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, चाहे वो होटलों से निकलने वाला किचन का वेस्ट हो, चाहे हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट हो, जो किचन से निकलता है। उस वेस्ट को कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए और उसको लेके उसको ध्यान देना चाहिए? क्योंकि जब हमने इसकी पड़ताल करी, हमने इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करी। 70 टन ऑलमोस्ट कूड़ा डेली शहर से निकलता है, बिल्कुल। जिसमें से 30 से 40 टन केवल गीला कचरा ये निकलता गीला कचरा है, जिसे हम जैविक है। बिल्कुल कचरा भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो इस ओर क्या ऐसा कदम निगम और उठाने जा रहा है? देखिए, ये मैलहम कंपनी है जिसे हमने दिया है। हम्म। मैलहम का मतलब एक संस्कृत वर्ड है, हम्म। मतलब मैले है, मतलब सोना, मतलब मैला जो होता है या कूड़ा होता है, कचरा, उससे सोना बनाने वाली एक जो स्कीम है वो है ये। क्योंकि गीले और सूखे कचरे की एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब तक ये मिक्स फॉर्म में रहेगा, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बना रहेगा, हमारे लिए एक सरदर्दी बना रहेगा। लेकिन अगर हम गीले और सूखे को अलग कर लेंगे तो ये हमारे लिए एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल होगा। और नगर निगम आज की तारीख में इसे एसेट बनाने जा रहा है और पूरे उत्तराखंड का पहला नगर निगम है जहां पर के इतने बढ़िया तरीके से हमने कूड़े का सेग्रीगेशन और कूड़े को सेग्रीगेशन और दो फॉर्म में बांट के और दो अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। हम्म। सूखे कचरे में जो पुराना कूड़ा है उसके लिए हमने ट्रॉमल लगाया है, हम्म। और जो गीला कचरा है उसके लिए हमने सीबीजी प्लांट की स्थापना की है। सर। जनता को जहां जागरूक करने का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि कोरोना से पहले हम लोगों ने एक जो, अगर आपको याद होगा, बचपन में हम एक कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा हम्म। चौधरी और साबू, इस तरीके हम्म। की। उसी फॉर्म में हमने एक कॉमिक्स बनवाई और उसमें गीले और सूखे को क्यों करना जरूरी है, कैसा है, मजाक मजाक में या खेल खेल में हमने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। हमने सारे स्कूलों में जाके वो बांटा। लेकिन एक मजबूरी क्या रही कि बीच में 2 साल का कोरोना आ गया तो हमारा वो लिंक टूट गया। अब दोबारा से हम फिर स्कूलों में जा रहे हैं
और हम बच्चों को हम लोग बेस उनको लेवल से उनको हम गाइडेंस स्टार्ट उनको कर रहे हैं। गाइडेंस की हम जरूरत है। बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि बच्चे माँ बाप को ट्रेंड करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं 2016 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, उसके सबसे बड़े जो जो हमारे विचारधारा को या हमारी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे बच्चों ने किया। पहले हम जहां मर्जी कूड़ा फेंक देते थे, आज आपकी गाड़ी में आपका बच्चा बैठा है और आप टॉफी का रैपर अगर बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो बच्चा हाथ पकड़ लेता है, पकड़ लेते हैं। कहता पापा इस डस्टबिन में रखिए, और जहां डस्टबिन आएगी या कूड़ेदान आएगा हम वहां डालेंगे इसको। नहीं, पर आपको नहीं लगता सर, कहीं ना कहीं काफी देर हो गई इस परियोजना को शुरू करने को बहुत लेके? अच्छा सवाल है, और निश्चित रूप से ये मैं इसको खुद भी महसूस करता हूँ, लेकिन इसमें परिस्थितियां जिम्मेवार रहीं, उसमें नगर निगम कुछ नहीं जिम्मेवार नहीं रहा। 2 साल कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, और इस सारे वजह से जो मदर कंपनी थी मेलहम, वो मदर कंपनी फाइनेंशियल क्रंच में आई, वो डूबते हुए चली गई, और उसके बाद में उनका प्रोजेक्ट ये लेट हुआ। बाद में उन्होंने बाहर की कंपनियों से फाइनेंस कराया, फिर ये स्टार्ट हुआ। अगर कोरोना नहीं आता तो अभी तक कम से कम इसको स्टार्ट हुए भी 2 साल हो चुके होते। क्या लगता है कब तक ये कूड़े का पहाड़ का पूरा निस्तारण हो जाएगा? कब तक आपको लगता है? देखिए, हम मानते हैं कि मार्च में हमारा सीवीजी प्लांट जो 50 टीपीडी का है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और उसके बाद में ही ये बाकी जो कूड़े के पहाड़ ढेर लग रहे हैं ये धीरे धीरे करके खत्म होंगे, और हम इसमें उम्मीद करते हैं कि 4 से 6 महीने के अंदर अंदर इस कूड़े की समस्या से हम लोग समाधान कर लेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं कल जब मैंने वहाँ पे वहाँ उसको देखा, उसको उसका इंस्पेक्शन किया तो पाया, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ के किसानों के लिए भी एक रोजगार या एक आय का साधन बन सकता है? क्योंकि जब मैंने वहाँ देखा तो गोबर का भी वहाँ पे निस्तारण हो रहा था, उसके थ्रू भी गैस बनाने की परियोजना थी, जी, जो आने वाले टाइम पे उन्होंने बोला था कि जो बाद में जो मेन्योर जो खाद बनेगी बिल्कुल। वो हम लोग बेचने वाले हैं। तो ये भी इस सोच को लेके था। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो हमारा ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, और इस एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया के अलावा ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की तरफ हमारी सरकार पहल कर रही है कि ताकि हम अपने स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट बनाएँ। और इसीलिए ऑर्गेनिक खेती पे जोर दिया जा रहा है। तो हमारी जो ये ऑर्गेनिक मैन्योर निकलेगी यहाँ से, और इस मैन्योर ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, और हम इसको किसानों को देंगे, ताकि जो हमारा स्टेट है ऑर्गेनिक मैन्योर के आधार पर हमारा एक ऑर्गेनिक स्टेट बना सकें हम अपने इसको, इसलिए इसमें भी एक हमारे प्रयास रहे। रामपाल जी, एक काफ़ी तीखा सवाल है। जी, हमने ये पहले भी ये विषय उठाया था कि कहीं न कहीं अगर हम बात करें कि सड़कों पे बेजुबान जानवर जो गौपालक जो उन्हें छोड़ देते हैं, सड़कों पे ऐसे घूमते हैं, कई दुर्घटनाएँ उससे होती हैं। और वही जानवर कहीं न कहीं एक मुद्दा बन जाता है गौकशी को लेके, और जहाँ बीजेपी हर बार एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती है, पर जब उनके रख-रखाव, उनके मैनेजमेंट की बात आती है, तो कहीं न कहीं ये सोच निगम की तरफ से कहीं अनदेखी नहीं लगती? क्योंकि वो जानवर रोड पे हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वो चोटिल होते हैं, जनता चोटिल होती है। गौशाला की माँग आपको नहीं लगती है काफ़ी समय से इसकी माँग है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं तो आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या है, और बेजुबान पशुओं से जुड़ी हुई समस्या है। मैं इस मामले में मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 7.5 एकड़ ज़मीन के लिए हमने प्रस्ताव भेजा था, और शासन ने एक ये गंगापुर गाँव में हमें 7 एकड़ 7.5 एकड़ ज़मीन हमें दे भी दी थी, और उस पे हमने शिलान्यास भी कर दिया था, हमने बाँस भी लगाए उसमें, हुँ, और हम उसकी तैयारी कर रहे थे कि मीनवाइल क्या हुआ कि हाई कोर्ट का एक स्टे आ गया है उसपे, हुँ। क्योंकि वो सीलिंग की ज़मीन थी, उसपे एक स्टे आ गया है। हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं, और हमारे शहर के कई बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर मिड्डा साहब हैं हमारे, एक हुँ। बहुत सीनियर हमारे बुज़ुर्ग हैं। बार-बार वो इसी बात को उठाते हैं कि भई गौशाला कब बन रही है? क्योंकि उनकी हाँ, उनकी एक संवेदनाएँ हैं, उनकी इच्छा है कि मेरा आखिरी टाइम है, मैं जाते-जाते इस शहर को गौशाला देखना चाहता हूँ। तो मैं भी ये कोशिश में था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो हाई कोर्ट का माननीय तो जो मतलब अगर वो लिटिगेशन में गया है, उस पे हाई कोर्ट का स्टे है, हुँ, तो मतलब तब तक कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया जा सकता कि जिस वजह से वो बेसहारा जानवर, बेजुबान जानवर जो रोड पे घूम रहे हैं, कहीं न कहीं कार्रवाई उन गौपालकों पे भी नहीं होनी चाहिए कि जो उनको ऐसे छोड़ देते हैं? पहला सवाल। जी। दूसरा सवाल कि जब हम बात आती है उनके गौशाला के लिए, उस तरफ क्यों नहीं सरकार ये सोचती कि इसे एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जहाँ पे अगर आज हम देखें तो वृद्धाश्रम भी काफ़ी हैं।
और आपके अनाथ आश्रम भी काफ़ी हैं। बिल्कुल। इनको कंबाइन करके कहीं न कहीं आपकी मैन पावर भी बचेगी और कहीं न कहीं आप देखें तो उनके रख-रखाव के लिए भी एक उचित व्यवस्था हो जाएगी, अगर हम तीनों को क्लब करके चलें तो। निगम ने बड़ी संजीदगी से इस पे प्रयास किया और निगम बोर्ड में ये प्रस्ताव भी पास किया। और जो आवारा पशु घूमते हैं, हम इनको पकड़ के जब गौशाला को देते हैं, तो गौशाला जो पैसा रिकवरी हम उससे करते हैं, वो पैसा हम गौशाला को भेजते हैं। हुँ, इसीलिए भेजते हैं ताकि गौशाला पे लोड ना पड़े, क्योंकि गौशाला की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, मुझे कहते हुए बिल्कुल इसमें झिझक नहीं है कि गौशालाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत होती है और वो किसी भी सरकार के लिए वो संभव भी नहीं है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो गोपालक इसी तरीके के हरकतें करते हैं कि दुधारू गाय है, दूध निकाला और सड़कों पे छोड़ दिया, हम उनको पकड़ते हैं, गौशाला भेजते हैं और गौशाला को उसकी एवज़ में हम लोग पैसा देते हैं, ताकि गौशाला केवल गौशालाएँ एक सर्वाइव बाजपुर कर में है, सकें। एक गौशाला केवल बाजपुर में है। इसकी ज़रूरत अ, शहर को काफ़ी लंबे समय से मैं फिर वही बिल्कुल, बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद एक पशु प्रेमी भी हूँ बिल्कुल। और ये विषय हमेशा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक माँग गौशाला की और हिंदूवादी पार्टी होने के नाते कहीं न कहीं आप लोगों को इसको प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल इसकी प्राथमिकता है, मैंने आपको पहले ही बताया प्राथमिकता थी, तभी सरकार ने हमें ये ज़मीनें अलॉट की। हमने ज़मीन पे निर्माण के लिए शिलान्यास भी कर दिया और उसपे बाँस के पेड़ वगैरह लगा के हमने शुरुआत कर दी, भूमि पूजन तक कर दिया। हुँ। मीनवाइल हुआ क्या कि वो कोर्ट का स्टे आ गया, जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। और इसके अलावा भी जो हमारे, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ हमारे जो गौ सेवा दल है, जैसे विराट आर्य जी हैं, ऐसे लोगों को, कि जिनको अभी भी बड़े तन्मयता से, बड़े संजीदगी से और बड़ी आस्था के साथ बेचारे लोग लगे रहते हैं और हम लोग भी उनको सहयोग करते हैं। हमारी कभी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उनको देते हैं। कभी जेसीबी की ज़रूरत पड़े, अभी रिसेंटली एक गाय नीचे गड्ढे में गिर गई थी। फ़ोन आया, हम लोगों ने जेसीबी भेजी, वो गाय बाहर निकाल के उसको रेस्क्यू किया। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि हम लोग तो आपके संजीदगी ये नहीं। कार्यकाल में ये उम्मीद करी जा सकती है कि गौशाला भी बन जाएगी? मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ इसमें, क्योंकि हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है माननीय हाई कोर्ट में और हम चाहते हैं कि जल्दी इसका निस्तारण हो ताकि हम लोग इस शहर को गौशाला अपने कार्यकाल में दे पाओ। एक सवाल रामपाल जी बहुत ज़ोर से उठता है जब आपकी सभा हो, चाहे वैसे हो। ये आरोप आप पे सीधे लगते हैं कि आप जितने भी बीजेपी के चुने हुए पार्षद हैं, उनके वार्डों में ज़्यादा काम कराते हैं हुँ, और जितने भी कांग्रेस के जीते हुए पार्षद हैं, उनके वार्डों में उतने काम नहीं होते, उनकी अनदेखी की जाती है। हुँ। और हमेशा से जो वार्ड नंबर 32 के जो पार्षद हैं मोहन खेड़ा, वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, मोनू निषाद वो इस पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, आप पे आरोप लगाते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, क्योंकि ये कई सालों से आपने बड़ा सही शब्द इस्तेमाल किया, आरोप। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये मात्र आरोप ही हैं। इसमें सच्चाई एक धेले भर की नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। वार्ड नंबर 1 कांग्रेस का वार्ड है और वार्ड नंबर 1 में जो टोटल बजट है उसका लगभग अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 27 से 30% के आस-पास पैसा टोटल बजट का वार्ड नंबर 1 में खर्च हुआ, जो कि कांग्रेस का वार्ड है। वार्ड नंबर 2 जो मोनू निषाद जी का वार्ड है। वार्ड नंबर 2 में आज की तारीख में 90% सड़कें बन चुकी हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या 100% सड़कें हो जाएँगी? फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि मैंने बिल्कुल हर आदमी को एक नज़र से देखा है, चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो, कांग्रेस का हो, चाहे वार्ड बीजेपी का हो या कांग्रेस पर का आरोप वार्ड हो। मैं इसलिए क्योंकि आ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वार्ड 32 में रहता हूँ, वहाँ पे भी मेरी कई बार वहाँ के पार्षद से बात हुई मोहन खेड़ा जी से। उन्होंने भी आरोप लगाया क्योंकि उनके ही वार्ड में पिछले 1 साल से वो नाले का प्रस्ताव पास है, टेंडर हो चुका है, पर पिछले 1 साल से वो अटका हुआ है। उन्होंने सीधे-सीधे आरोप आप पे लगाए थे। मैं बता रहा हूँ उसका। निश्चित रूप से वो नाला जो बना है, बनना था, उसका टेंडर हो चुका है। हुँ, वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया कि प्राधिकरण से हमारी बात चल रही थी। ये जो बुरा रानी के लिए रोड जाती है, ये रोड 80 फीट की हम करें, हुँ, क्योंकि वो उस वार्ड की ज़रूरत है। हुँ, प्राधिकरण से बात हो गई थी 80 फीट की रोड के लिए थी, अब लेकिन उसमें अधिग्रहण का एक पेच फँस गया। हुँ, हमारा प्रयास ये था कि 80 फीट की रोड बने, उसमें दोनों तरफ प्रॉपर नाला बने और बंद नाला बने। उसमें एक साइड हम लोग साइकिल ट्रैक चाह रहे थे और एक साइड हम लोग वॉकिंग ट्रैक चाह रहे थे, जो कि इस शहर के लिए क्या किसी भी नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। उसका क्योंकि उस नाले का मैच इस 80 फीट के नाले से होना था, हुँ। इसलिए उसको रोका गया। और अगर ये नहीं होता है, ये हमारा 80 फीट वाला प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता है, प्राधिकरण नहीं सपोर्ट कर पाता है किसी वजह से,
तो फिर हम ये नाला बनाएंगे। लेकिन इस नाले में कहीं पर भी नियत की बात अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से कोई हमारी ऐसी नियत नहीं थी कि इसको हमने इसलिए रोका कि ये कांग्रेस का वार्ड है। नहीं अगर ऐसा अगर होता तो हमने इतने काम कराए हैं, एक नाला हम क्यों रोकते? पर आरोप ये भी लगते हैं उनके द्वारा हमेशा लगाए जा रहे हैं कि आप अपने एक पार्षद प्रमोद शर्मा के वार्ड में सबसे ज्यादा आपने वहां पे काम कराया है। नहीं, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। और ये क्योंकि जहाँ मोहन खेड़ा जी का सवाल है, देखिए मोहन खेड़ा जी खुद एक दावेदारी कर रहे हैं कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे अगर सीट सामान्य होती है तो स्वाभाविक सी बात है वो मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही मेरी वो प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कैंडिडेट हैं। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, मैं ये भी आपको बता रहा रामपाल जी, कई हूँ। अगर 2 नंबर वार्ड की जहाँ आपने बात की है, उस 2 नंबर वार्ड में ये यही कांग्रेस के लोग वहाँ धान रुपाई करने जाते थे उसकी मुख्य मार्ग पे। और आज की तारीख में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से वो मार्ग बन के तैयार हो रहा है। और मैं दावा कर रहा हूँ कि लोग उस रोड पे टहलने जाया करेंगे। वो ऐसी आदर्श रोड बनने जा रही है, वो 2 नंबर वार्ड की सड़क है। और मैं तो कहूँगा इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के तो देखें। इन्हीं की अपनी दुकानें हैं, मोनू निषाद जी की अपनी दुकानें हैं, और हम लोग इनको दुकानों की जगह दे रहे थे कि आप जगह ले लीजिए, इस वो जगह काम खाली रोड कर का अभी भी दीजिए। रुका हुआ है। इन लोगों ने उस रोड का काम नहीं होने दिया। हम्म, कारण बता देता हूं मैं आपको, इन्होंने खुलेआम कहा है कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी अगर हम ये बनने देंगे तो। बाजार मुख्य उसमें लगभग 16 रोडें ऐसी थी जिसमें छोटे छोटे बजट का काम था, लेकिन बच्चे कीचड़ में गिरते थे। और वो उसको मैंने बिना किसी से पूछे मैंने वो 16 की 16 रोडें बनवा दी हैं। और आज स्थिति ये है कि वो पेमेंट नहीं होना चाहिए, ये है, तमाम आरटीआई लगा लगा के तंग करते हैं। और कहना यह है कि ये हमारी राजनीति खत्म कर दी मेयर ने, इसलिए हम विरोध करते हैं। तो ये तो विरोध के लिए विरोध है ना, विकास के लिए विरोध करिए ना आप। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पर मैं जहाँ विकास की बात करूँ, मेरे साथ, मैं क्योंकि इस विषय को बहुत अच्छे से समझता हूँ, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं निगम का बजट भी हम्म, बहुत कम है? अब जिस हिसाब से मैं इस यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखूं, बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि ये बजट कुछ 60 करोड़ के आसपास का निगम का बजट है? आपको नहीं लगता बहुत कम है? उसमें भी बहुत बड़ा बजट हमारा सैलरी और बाकी एक्सपेंसेस में चला जाता है। विकास के लिए हमारे पास बहुत कम बजट बचता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय ये पहले मेरे आने से पहले ये 20 वार्ड थे नगर निगम के, और हम्म, टोटल एरिया 9.5 स्क्वायर किलोमीटर था। हम्म, जब मैं आया तो ये एरिया हो गया 57.5 स्क्वायर किलोमीटर, और वार्ड हो गए 40। हम्म, और उसमें भी 32 नंबर जैसा बड़ा वार्ड, हम्म। 1 नंबर जैसा बड़ा वार्ड, 25 नंबर जैसा बड़ा वार्ड, 40 नंबर जैसा बहुत बड़ा वार्ड, ऐसे बड़े बड़े वार्ड जुड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे को बजट की वास्तव में बहुत बड़ी तो दिक्कत उस है। और नहीं लगता कि निगम को या सरकार को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं, चाहे वो निगम में बीजेपी शासित है, राज्य में बोलूं बीजेपी शासित है, और केंद्र में बोलूं बीजेपी शासित है, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये भी अनदेखी है इस शहर की? देखिए इस शहर की नहीं कह सकते, सरकार के देखिए अपने क्योंकि एक बहुत संसाधन बड़ा हैं। इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे है, और जिस तरीके से इसकी पूरा इसका डेवलपमेंट हुआ था, आज कहीं ना कहीं वो उस तरफ पिछड़ा हुआ नजर आता है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि छोटा स्टेट है, और हमारे आय के संसाधन बड़े सीमित हैं, जिसकी वजह से हर नगर निगम को एक इस वजह से थोड़ा जूझना पड़ता है, क्योंकि बजट की दिक्कत है। फिर भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात हुई है, और वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी जरूर करेंगे ताकि एक हैंडसम बजट हर निगम को मिल सके, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। और मुझे लग रहा है वो जल्दी ही मिलने वाला है। लेकिन जहाँ बजट की बात करेंगे, बजट में भी भाई साहब हमने पहला ऐसा नगर निगम है जहाँ हॉट मिक्स सड़कों के माध्यम से हमने सड़कों का जाल बिछाया है। आज की तारीख में जेसी से लेके और तीन पानी डैम तक जो सिडकुल को लिंक रोड है, वो रोड जो हमारा उत्तराखंड बनने से पहले से टूटी हुई रोड थी। और उसके बाद में मेरे कार्यकाल में मेरे बोर्ड बैठक का पहला प्रस्ताव है जब उसको पास किया गया, और आज वो रोड बन के तैयार है। मैं अगर ये बात करूं रोडों की, तो मैं कई जगह मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब गैस पाइपलाइन बिछाने की बात आती है, तो वो रोड खोद दी जाती है, पर ना उनका फिर उनका भराव ना वो कंपनी करती है, ना निगम इस पे नज़र रखता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी मैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ी दूर की बात ना करूं, यहीं पे गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास, वहाँ पे भी अगर अभी इस रोड पे गैस पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ, पर वो गड्ढे वैसे के वैसे हैं, और आए दिन वहाँ पे गाड़ियाँ वहाँ पे लग रही हैं। देखिए अभी
हम लोग ना बोर्ड में एक प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग लाने वाले ये हैं। जिम्मेदारी किसकी है वैसे? ये वैसे जिम्मेवारी अगर सही में पूछो तो मैं खुद जिम्मेवारी लूंगा इसको, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मजबूरियां थी। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं है बिल्कुल। हम्म, हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, चाहे बिजली विभाग है, गैस का विभाग है, टेलीफोन का विभाग है, ज़्यादातर जो और पानी और जल निगम है, ज़्यादातर ये 4 डिपार्टमेंट के काम होते हैं। तो हम लोगों ने अब उनको प्रस्ताव भेजा है, हम लोग एक बार बैठ लेते हैं और आप जहाँ पर भी हम जैसे सड़क बनाएंगे, सड़क बनाने से पहले हम इन 4 डिपार्टमेंट को एक लेटर देंगे हम्म, कि हमारी सड़क बनने जा रही है, आपने अगर लाइन डालनी है तो डाल लो, हम्म। अगर आपने पाइपलाइन डालनी है तो डाल लीजिए, अगर आपने कुछ और काम करना है तो इस पे कर तो लीजिए। कहीं ना कहीं वो विकास के दर को रोकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है और इस सवाल को मैं बताऊँ, ये प्रस्ताव में पास भी है और हम लोगों ने क्या किया है कि एक ऐसी कमेटी गठित करने जा रहे हैं हम लोग, जिससे कि जब भी इस तरीके का कोई काम होगा वो निगम को सूचित करेगा, निगम सड़क बनाएगा उनको सूचित करेगा कि भैया हम सड़क डालने जा रहे हैं, आपको जो करना है इसमें कर लीजिए। अगर उसके बाद में वो करेगा तो पूरी डिपार्टमेंट की उसकी जिम्मेवारी है कि अगर तोड़ेगा तो पूरा एक तरफ से साफ करके और ठीक करके देगा निगम। काफी अच्छा आपने इस चीज को अभी तक संभाला, लेकिन मैं अगर अब बीजेपी की बात करूं, कहीं ना कहीं अ, रामपाल जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी में कहीं ना कहीं आपसी अनबन, गुटबाजी इसमें बढ़ती जा रही है? क्योंकि अगर मैं कार्यकाल की बात अगर अलावा इसमें बात करूं, कई ऐसे समारोह रहे, चाहे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, रविंद्र का पुल और जो शिवनगर को जोड़ता है, उसको लेके भी काफी शीर्ष नेता अलग अलग वहां पे उद्घाटन करते नजर आए। और भी अन्य कई कार्यक्रमों में बीजेपी के अंदरूनी नेताओं में भी गुटबाजी देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि कहीं हमारी गुटबाजी है। लेकिन जहाँ पुल का सवाल है, पुल का ये था निश्चित रूप से वो बहुत ज़रूरी पुल है और वो 2 बड़ी आबादियों को जोड़ने वाला पुल है। हम्म, तो इसलिए हम भी चाहते थे कि उसको जल्दी बन जाए, बोर्ड में प्रस्ताव पास किया हमने, इसका बजट एलोकेट किया और मैं खुद जाके मैंने मौके पे निरीक्षण भी किया कि हम इसको जल्दी ही बनवा लें। लेकिन उसके बावजूद हमारे विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने कहा कि इसको मैं अपने संसाधनों से बनवाना चाहता हूँ। हमने कहा आप बनवाइए, तो वो जल्दी बन के तैयार होगा, विधायक जी उस पे लगे हुए हैं और जल्दी ही आपको वो पुल भी मिलेगा। तो ऐसी अनबन की ऐसी कोई बात नहीं। एक और तीखा सवाल। जी, नगर निगम के चुनाव बस कुछ ही महीनों में जी। हैं, और कितने आश्वस्त हैं कि बीजेपी वापस आप पे दाव खेलेगी? देखिए, मैंने जितना काम किया, जितनी ईमानदारी से किया और जितने सीमित संसाधनों में किया और जितनी विपरीत परिस्थितियों में किया, मेरा इशारा कोविड की तरफ है। हम्म, इस मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा कार्यकाल सबसे विपरीत परिस्थितियों वाला कार्यकाल रहा है और इन विपरीत परिस्थितियों के कार्यकाल की वजह से ही कई सारी जो योजनाएं जो हम करना चाहते थे, हम लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन बावजूद इसके विपरीत परिस्थितियों की जितना मैंने काम किया है, मुझे 100 नहीं, मेरे को 150% विश्वास है कि मेरी पार्टी मेरे पे विश्वास रखेगी और इस शहर को सजाने और संवारने के लिए मुझे एक मौका और देगी। पर कई और भी शीर्ष नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं इस बार मेयर चुनाव की, अगर सीट सामान्य हुई तो। जी। पर उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई नाम हैं जो इस बार निकलते हैं। आपके विकास शर्मा जी हैं प्रदेश मंत्री बीजेपी के, वो इस बार दावा कर रहे हैं। कई और भी हैं जो इसको लेके दावा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, चाहे वरिष्ठ है चाहे कनिष्ठ है, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का पूरा नैतिक अधिकार है, उसको मांगना चाहिए और अगर कोई भी मांग रहा है तो वो कोई गलत नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखना पार्टी का काम है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। पार्टी जिसको भी देगी ईमानदारी से चुनाव लड़ाना जाएगा और ये हमारी सीट है और मैं फिर कह रहा हूँ ये हमारी बीजेपी की सीट है, ये बीजेपी की है, ये बीजेपी की है। अब जिसको भी टिकट मिलेगा हम जिता के लेके आएंगे। एक सवाल आया है हमारे एक दर्शक का। अरुण जी पूछ रहे हैं कि गांधी पार्क के बारे में क्या विचार है? गांधी पार्क में जो जल भराव की समस्या है और पार्कों को निर्मित पार्किंग बना दिया गया है, पार्कों को, उनका कहना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और आए दिन मेले के नाम पर गांधी पार्क में लगातार इसको बदहाल किया जा रहा है। देखिए, जिन भी भाई साहब ने ये सवाल किया है, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि बड़े संजीदा और बड़े गंभीर दर्शक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे सारे दर्शक, सभी दर्शक ऐसे ही हैं। और मैं और भी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, अगर कोई सवाल ऐसे हैं जो पूछना चाहें, हमारे मेयर रामपाल जी हमारे यहाँ स्टूडियो पे हैं। काफी सवालों से का उन्होंने बहुत सटीकता से उत्तर दिया। और भी कोई सवाल है वो पूछें, मैं इस पे आपका उत्तर जी, चाहूंगा। इसमें एक क्योंकि इकलौता पार्क है,
और इकलौता पार्क होने की वजह से चाहे लोहड़ी मेला हो, चाहे दिवाली मेला हो, चाहे राजनीतिक कोई वो जलसा समारोह हो, कोई भी। समारोह हो, कोई भी हो, तो इसमें वो रहता है। इसकी वजह से बड़ी दिक्कत इसमें रही है। अब हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि उसका जो एक आधा हिस्सा हम लोगों ने अलग किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग बढ़िया तरीके से डेवलप करें, ताकि कोई भी आदमी आता है और जो वहाँ पर बच्चों के साथ आता है, वो बच्चों के साथ बैठ सके, झूले लगे हों, बच्चों उसमें खेलें, एंजॉय करें और घर जाएँ। तो इसका हम लोग जल्दी-जल्दी, ये बहुत अच्छा सवाल था और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जल्दी गांधी पार्क का हम लोग पुनरुद्धार करें। तो आप सीधा-सीधा ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे शहर में जी। और कई ऐसे छोटे पार्कों की कमी है। कॉलोनियाँ बन रही हैं पर कहीं न कहीं कॉलोनाइज़र ना तो पार्कों का निर्माण कर रहे हैं, ना तो निगम, ना तो आपकी ना राज्य सरकार, ना यहाँ का प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है। क्योंकि पार्कों की बहुत कमी देखी गई है। बिल्कुल, मैं सब निश्चित रूप से आपका सवाल भी सही है और पार्कों की कमी है। एक मोदी मैदान एक बहुत बड़ा मैदान था जो कि चला गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसको हम लोग बहुत प्रयास किए हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस योजना को शिफ्ट किया है अब दानपुर में, और ये वापस मिलने जा रहा है ये। जब ये वापस मिलेगा तो हम इसको बढ़िया तरीके से इसको डेवलप करेंगे और गांधी पार्क को केवल और केवल बच्चों के घूमने के लिए, लोगों के टहलने के लिए, इसी के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही ये हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा मोदी मैदान, उसी तरीके से हम इसको निश्चित रूप से इसको डेवलप करेंगे। क्या लगता है, कौन है जो मेयर रामपाल जी के अगले रथ को, जो आगामी चुनाव है, उस ओर रोकने की कोशिश कर सकता है? देखिए, मैं तो सीधा और एक सरल चाहे आदमी वो हूँ, अंदरूनी आपके कोई भी हो। हो चाहे बाहरी हो, क्या लगता है इस बारे में? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा है जो मेरे रथ को रोक पाए। लेकिन हाँ, ये घमंड वाली भाषा नहीं होनी चाहिए, मैं हुँ, बोलूँगा भी नहीं वो। देखिए, बाकी लोकतंत्र है, पार्टी जिसको टिकट देगी, उसको ईमानदारी से लड़ाएँगे, पहले भी लड़ाया, अभी लड़ाएँगे। और अगर हमें मिलेगा मौका, तो मैं निश्चित रूप से मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार मुझे मौका मिले, क्योंकि मैंने पहली बार जब ये कहा गया था कि ये रोड पूरे जो हमारा शहर है, गड्ढे वाली सड़कों के नाम से फेमस था, और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ और बड़े फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इन गड्ढा मुक्त सड़कों से अपने शहर को मुक्ति दिलाई है। और आज की तारीख में एक आध सड़क को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी सड़क ऐसी नहीं है कि जिसमें कि कहीं पर भी गड्ढा हो। हम लोग बढ़िया स्थिति में हैं आज की तारीख में। अगला अगर मुझे कार्यकाल मिलेगा तो मैं अपने शहर को, जो मैंने वादा किया था कि चंडीगढ़ और इंदौर जैसा बनाऊँगा, वो सफाई मामले में तो हम इसी टेन्योर में कर लेंगे। लेकिन सजाने और सँवारने और सुंदरता के लिए मुझे 1 टन और चाहिए, और 1 टन और मिलेगा तो मैं इसको फिर चंडीगढ़ बना के दिखाऊँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर चंडीगढ़ बनाऊँगा। काफ़ी एक एक उद्देश्य के साथ आप जो बोल रहे हैं, यही एक उद्देश्य, यही एक अपना एक संकल्प था आपका कि जब तक नज़ूल का, क्योंकि ये सवाल उठना लाज़मी था क्योंकि आपने जब शपथ ली थी तो आपने इस नज़ूल के मुद्दे को एक बड़ा किया था और इस नज़ूल के मुद्दे पे कई नेताओं ने, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे कई नेता हों, चाहे कांग्रेस हो, हमेशा अपना एक अपनी दावेदारी ठोकती आई है, पर आज तक आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे। बिल्कुल। बजा बनस्पत इसके कि केंद्र से, सॉरी, राज्य सरकार ने भी वो अध्यादेश पारित किया, पर अभी तक उस ओर गरीबों के लिए कुछ भी एक सकारात्मक कदम नहीं उठे। देखिए, पहली बात तो जो मुद्दा था, जिसमें कि हमारे 18,000 परिवारों को बेघर करने का आदेश माननीय हाई कोर्ट का आया था, वो कांग्रेस के लोग थे। आप पूरा देख लीजिए, वो रिट याचिका जिन्होंने दायर की थी, वो कांग्रेस के लोग हैं। दूसरी बात, हमारी सरकार ने आने के बाद और पूरा प्रयास किया, हम लोग अध्यादेश लेके आए, हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि हम लोग उनको मालिकाना हक दें, और वो लटकती हुई तलवार हमने हटाई है, हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तीखा सवाल है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि उसमें जो सर्किल रेट है, वो नज़ूल बस्तियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैं वही ये मैं कहना चाहूँगा महसूस क्योंकि करता गरीबों के हूँ। लिए वो रेट काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा हैं। इस बात पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से बात हुई है, और मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पे ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जल्दी एक ऐसी नीति आने वाली है, जिससे कि हमारे नजूल पे बैठे हुए लोगों को राहत मिलेगी। दूसरी बात, मैंने जब मैं चुन के आया था, तो मैंने ये शपथ ली थी कि मैं तब तक कुर्सी पे नहीं बैठूँगा जब तक नज़ूल पे मालिकाना हक लोगों को ना मिल जाए। और इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये भी घोषणा की थी, अगर आप उस मीटिंग में रहे होंगे, तो शपथ लेते वक़्त मैंने कहा था कि मैंने जो
चुनावी घोषणा पत्र अभी जारी किया है, घर घर जाके हमने बांटा है। इस चुनावी घोषणा पत्र को आप फेंकिएगा मत, डस्टबिन में, इसे संभाल के रखिएगा। अगले बार मैं अपने लिए या किसी के लिए भी जब आपके बीच में जाऊं तो मुझे ये चुनावी घोषणा पत्र आप जरूर बताइएगा। वो चुनावी घोषणा पत्र आज की तारीख में भी मैं अपनी कुर्सी पर रख के बैठता हूं, और मैं अपनी कुर्सी पे आज तक नहीं बैठा। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो चुनावी घोषणाएं की थी वो लगभग 90% में पूरी कर चुका हूं, और ईश्वर ने अगर साथ दिया तो मैं पहला कैंडिडेट होऊंगा जो जब चुनाव में आऊंगा तो 100% अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के बाद चुनाव में। बिना कुर्सी पे बैठे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अभी बिना कुर्सी पे अभी बैठे। सीएम साहब से बात हुई है, मैंने पहले ही बताया हम्म। कि इस पे जल्दी एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार होगा जिसमें कि नजूल पे बसे हुए लोगों को एक राहत मिलेगी। हमारा पूरा विश्वास है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शहरी विकास मंत्री जी इस पे बहुत संजीदगी से विचार करें। आखिरी सवाल, क्या उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल की, और क्या ऐसा लगता है कि मेरे बचे हुए इस समय में, आपके इस बचे हुए कार्यकाल में, वो आपको वो पूरी करनी है? देखिए, जब मैं आया था तो जो बाजार था उस बाजार को कहा जाता था कि सरकार ने सीरिया बना दिया है, और आज इतना सुंदर सड़कें और इतना फुटपाथ इतने बढ़िया हम लोग बनाए हैं। अतिक्रमण एक अभी भी एक मुद्दा है वो उसमें, हमेशा से रहा है, क्योंकि वो आज भी रहा आप है। बाजार में जाओ तो बिल्कुल। पैर रखने लायक नहीं जगह होती। लेकिन आप अगर रात को 11 बजे के बाद जाएं या सुबेरे आप जाएं 6-7 बजे, तो आप देखेंगे आपका मन खुश हो जाएगा, इतनी बाजार की रंगत निकल के आएगी। मैं उसके वो कहीं ना अलावा कहीं हमारी पार्किंग की समस्या नहीं लगती सर? बिल्कुल लगती है, मैं उसी पे आऊँगा। और एक जो हमारी वो है क्या नाम, ये कल्याणी नदी पे आज तक किसी ने विचार नहीं किया था। मैं पहला आदमी हूँ कि जिसने नदी में उतर के और जन संस्थाओं के माध्यम से और सबके साथ हम लोगों ने नदी में उतरे, और हमने जहाँ पर कि लोग नाक बंद करके चलते थे वहाँ आज कल्याणी वाटिका बनी है। हालांकि बीच में कोविड कोविड आने की वजह से उसमें थोड़ी हमारी गति धीमी हुई है, वो फिर तेज होगी। और जहाँ पर कि लोग नाक बंद करके चलते थे वहां पर हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि लोग वहां बैठ के आप खाना कई बार खाते देखा थे। गया, आप खुद भी सफाई जी करते हुए नजर आए जी हैं जी चीजों जी इसको। बिल्कुल। इसके अलावा भी हमारे जैसे पार्क जो ई वेस्ट, पहला हमारा नगर निगम है कि जो ई वेस्ट के लिए जिसने पहल की है, समस्या पैदा होने से पहले हम उस पर संजीदगी से विचार कर रहे हैं, और टेंडर जल्दी हमारा होने वाला है। इसके अलावा आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में खुदीराम बोस एक कम्युनिटी हॉल बना है, जो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आसपास के इलाकों में भी इतना बड़ा बढ़िया कम्युनिटी हॉल नहीं है जो हमने बना के दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। ट्रॉमल मशीन हमने लगाई है, कल्याणी वाटिका है, सीबीजी प्लांट है, वार्डों में सड़कों का जाल है। महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने की व्यवस्था थी, वो हमने गांधी पार्क के बगल में बनाया है। और हमें जगह नहीं मिल रही है, नहीं तो जल्दी ही एक शौचालय हम भगत सिंह चौक और उसके आसपास बनाएंगे, ताकि महिलाओं को जो एक शौचालय की बड़ी समस्या थी उससे निजात मिल सके। सर, एक सवाल आया है हमारे दर्शक का, मोहित गुप्ता जी हैं, कि जी। ये कह रहे हैं ट्रांजिट कैब गोल मड़िया के पास सड़क पर लगातार कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, हम्म, और पास ही खाली प्लॉट में जल भराव के कारण गंदगी फैल रही है, हम्म। जिससे आम लोगों को समस्या हो रही है। देखिए, फिर वही बिल्कुल कूड़ा, मैं मोहित जी का बड़ा अच्छा सवाल है। और वहाँ पर अभी क्या था कि हमारा दो लगभग 1 साल डोर टू डोर का टेंडर नहीं हो पाया कुछ तकनीकी कारणों से, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या थी। और अब उनको, मोहित जी को ये भी पता होगा कि पहले बहुत बड़ा ढेर था, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो। और आने वाले समय में जैसी हमारी डोर टू डोर की गाड़ियाँ लाइन अप हो जाएंगी तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जहाँ तक जल भराव की समस्या है तो वो एक व्यक्तिगत किसी का प्लॉट है, हम लोग उनसे अनुरोध भी कर चुके हैं, और अगर अनुरोध को नहीं मानेंगे तो नियमतः जो भी कार्रवाई बनेगी हम कार्रवाई करेंगे, और उस शहर को हम लोग उस जल भरान से भी मुक्ति दिलवाएंगे। पिछले साल भर ये कूड़ा उठाने की समस्या रही है, जी। मेरे साहब, और उसको लेके अगर मैं आपको बोलूं तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है, क्योंकि गाड़ियां जी नहीं आ पा रही थी। बिल्कुल टेंडर शायद आपका पूरा 1 साल लेट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं नहीं लगता कि ये समस्या फिर वही जहां से हम शुरू हुए थे वापस वहीं पे है? नहीं, उसमें 1 साल वास्तव में बहुत कठिन दौर था, क्योंकि हम लोग आदत डाल चुके थे लोगों के घर से कूड़ा उठाने की। हम्म। लोगों की आदत पड़ चुकी थी कि घर गाड़ी आएगी, गाना गाएगी और जो है कूड़ा हम्म। लेके जाएगी। 1 साल का जो टेन्योर था वो वास्तव में बहुत कठिन दौर था हमारे लिए। लेकिन अब हमने प्रयास किया है कि उसमें पहले एक आपने कंपनी हेल्पलाइन थी। नंबर भी जारी किया था, आपने हेल्पलाइन, अपने पोस्ट पे, अपने फेसबुक बिल्कुल पोस्ट पे, बिल्कुल पर बिल्कुल। उसके बावजूद भी काफी समस्या दिक्कतें रही, हैं। काफी समस्या रही उसी अब चीज में। हमने क्या किया है कि 2 अलग कंपनियों को टेंडर दिया। हमने अपने पूरे नगर निगम को जोन 1 और जोन 2 में बांटा है। दोनों कंपनियां अलग अलग हैं ताकि कंपटीशन रहे। और निश्चित रूप से हमारी ये पहल बहुत सकारात्मक पहल थी, और आने वाले समय में बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इसमें आप कूड़े कहीं पर भी कूड़े के ढेर आपको बाजार में नजर नहीं आएंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास और वो जो बेजुबान पशु घूम रहे हैं वो भी।
बस बेजुबान पशु घूम रहे हैं, उसके लिए देखिए मैंने फिर कहा, ये गौशाला की समस्या अगर हमारी समाधान हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से उसको करेंगे। अभी हमारे पास सीमित संसाधनों के बावजूद जो हमारे सहयोगी संस्थाएँ हैं, गौ सेवा दल, विराट जी जिनका नाम लिया मैंने, ये लोग हैं, ये लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और बहुत सकारात्मक इन लोगों के प्रयास हैं। तो निगम की टीम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है और उसपे जो भी हम लोग सब कोशिश करेंगे कि ये जो पशुओं वाला, बेजुबान पशुओं वाला आपकी समस्या बताया, ये कम से कम हम लोग कर पाएँ। लेकिन हाँ, जिस दिन हम लोग गौशाला बना लेंगे, उसमें हम कह सकते हैं कि हम 100% इस समस्या से अपने शहर को निजात दिलाएँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रथम नागरिक शहर के मेयर रामपाल सिंह जी, और काफ़ी तीखे सवाल रहे, काफ़ी सटीक जवाब दिए, और भी ऐसे सवाल जो हमारे दर्शकों ने पूछे, हमने वो भी पूछने की कोशिश करी। आगे भी हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे और इस शहर के अहम मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आवाज़ 24/7 के साथ। मैं भूपेश सिमवाल, कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।